नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में। हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तरकाशी जिले में इको सेंसिटिव जोन को लेकर पैदा हुए विवाद की। केंद्र सरकार बोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के करीब 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर चुकी है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो इस कानून से इलाके में विकास के काम रुक जाएंगे, वहीं राज्य सरकार ने कानून में बदलाव को लेकर उनकी राय जानी ही नहीं। 2013 में आई आपदा ने उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से को तबाह करके रख दिया था, जिससे उत्तरकाशी जिला भी अछूता नहीं था। स्थानीय लोगों के जनजीवन पर आपदा ने गहरा असर डाला। कई लोग तो अब तक दर्द से उबर नहीं पाए हैं और अब इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के इलाके को केंद्र सरकार 2012 में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर चुकी है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव को लेकर जनता की राय लेने की बात कही थी, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने बीते 2 सालों में जनता से एक बार भी बात नहीं की। इसलिए इको सेंसिटिव जोन के विरोध में अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि इसमें जन सुनवाई नहीं हुई है, इसके लिए हमने दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए और हमने वहाँ पे फिर से रिट पिटीशन दाखिल की है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली। वो अगली सुनवाई के लिए इसमें तारीख 5 जनवरी लगी है और 5 जनवरी बाद इसमें कोर्ट इसको सुनेगा। लोगों का आरोप है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से इलाके में विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के 88 गांव इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आने वाले समय बिजली पानी के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, चारागाह के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, सड़क बनानी तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये स्थिति न हो, इसके लिए हम पूरा समर्थन इनका कर रहे हैं और करते हैं। लेकिन आखिर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इसके लिए दोषी आखिर कौन? 2 साल तक प्रदेश की सरकार सोई रही, क्यों सोई रही भाई? तो आज फिर याद आ गई, कुंभकर्ण की नींद सोई रही। तो कुल मिलाकर जो दोषी है तो दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उसमें ये निवेदन किया है कि हमारा सर्वपक्ष है। उन्होंने सर्वदलीय की बात की है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे संघर्ष समिति के भी 2-3 लोगों को उसमें शामिल किया जाए और जो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन की वजह से जो लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है उसको समाप्त किया जाए। हमारा दरअसल इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में पक्की सड़कें नहीं बन सकेंगी। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लग जाएगा और विकास से जुड़े कामों के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। यही वजह है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता में है, लोगों को समझना होगा कि पहाड़ों को बचाकर ही प्रकृति को बचाया जा सकता है। वहीं सरकार को भी विकास के नए रास्ते खोजने की जरूरत है। उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इको सेंसिटिव जोन का विरोध कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता लोकेंद्र सिंह बिष्ट से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सोनू सिंह ने। उत्तराखंड में इको सेंसिटिव जोन का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। लोकेंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने की हाई कोर्ट में याचिका दायर की है इको सेंसिटिव जोन को नहीं बनाए जाने को लेकर के, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा का पूरा इको सेंसिटिव जोन का मामला है, आप कोर्ट तक लेके गए हैं, आप याचिका दायर करने वाले व्यक्ति हैं, ये बताइए कि आप किस रूप में देखते हैं? इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर नुकसान होगा तो कैसा और फायदा होगा तो क्या होगा? क्योंकि 2011 से मामला चल रहा, हम तब भी कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने क्योंकि तब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था कि पहले इसमें जन सुनवाई की जाए और जो लोगों की शंकाएं हैं, आपत्तियां हैं, उनको सुना जाए, पहले उनको दूर किया जाए, तब इसको लागू किया जाए। इन्हीं आपत्तियों को लेकर हम कोर्ट गए थे, क्योंकि इन्होंने हमारी आपत्ति नहीं सुनी। तो हमने एक जनहित याचिका दायर की थी और हमने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कराई है, उत्तराखंड सरकार में आके चीफ सेक्रेटरी को कराई है और भारत सरकार में जाके वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को कराई थी। लेकिन किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज हमारी नहीं हुई, ना हमको सुना गया है। इसमें क्योंकि जो इको सेंसिटिव जोन का ये जो गजट नोटिफिकेशन आया, इसमें ये है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह की विकास योजनाएं नहीं बनेंगी। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि किसी भी नदी पे, ये जो सहायक नदियां हैं गाड़ गदेरे हैं, उससे किसी भी तरह की योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
हमारी तो पहाड़ में जो हम लोग रह रहे हैं, हमारी सारी नहरें इन्हीं गाड गदेरों से निकलती हैं। हमारी जितनी भी पेयजल योजना इन्हीं गाड गदेरों से टेप होती हैं। इस पे तो सीधा सीधा कि प्रतिबंध लग जाएगा। दूसरा, इसमें जो लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का लैंड यूज बदला नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं। हम उसी खेत में मकान भी बना लेते हैं कभी कभी, या कृषि करते हैं। अब ये है कि अगर आपको मकान बनाना है तो उसके लिए हमें आवेदन करना होगा जिले में। जिले से वो प्रस्ताव राज्य को आएगा और राज्य से फिर केंद्र को जाएगा। केंद्र से अनुमति कब आएगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसमें तो सदियों लग जाएगा। तो एक पूरी तरह से एक काला कानून है। तो जो हमें लगता है कि ये जो हम 88 गांव के लोग हैं, हमें ये काला कानून साबित हो रहा है। इसी को चलते हुए हमको कोर्ट में गए थे। कोर्ट में आप गए, कोर्ट ने क्या आपको भरोसा दिलाया है और क्या उम्मीद आप लगाए बैठे? कोर्ट से हमें उम्मीद है कि इसको लागू होने से पहले इसमें जन सुनवाई होगी। कोर्ट ने भी हमको हमें उम्मीद है कोर्ट से कि इसमें हमें पूरा आपत्ति दर्ज कराने के हमारी जो शंकाएं हैं सरकार उसको दूर करेगी। नहीं करेगी तो कोर्ट हो सकता है हमें इसमें स्टे भी दे सकता है इस इको सेंसिटिव जोन को लागू करने में। तो आपका क्या संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारा संघर्ष सड़क में तो संघर्ष कर ही रहे हैं और न्यायालय में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना लोकेंद्र सिंह बिष्ट जी को, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि इको सेंसिटिव जोन को बनाए जाने को लेकर निश्चित तौर पर वो विरोध कर रहे हैं और उन्होंने एक जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट की शरण ली है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। अपने शो कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से क्यों परेशान है उत्तरकाशी जिले की जनता। जो भी गतिविधियां हैं यहाँ पर उस पर पूर्णतः प्रतिबंध और एक विशेष तौर पर रेगुलेट किया जा रहा है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और लगातार इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये जो उत्तरकाशी मुख्यालय है ये पहले से बाढ़ ग्रस्त है। 78 की बाढ़ इसने झेली है, 2012 की बाढ़ झेली है, 2013 की बाढ़ झेली है और अब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इको सेंसिटिव जोन को यहाँ लागू कर रहे, जिससे विकास कार्य ठप हो जाएंगे। कोई भी किसान अपना हल नहीं निकाल पाएगा, कोई अपनी खेती पे अपना अधिकार नहीं रखेगा। ये जो काला कानून लागू कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसका पूरा विरोध किया जाएगा और जब तक ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार वापस नहीं लेती है तब तक जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा पर्यटन का व्यवसाय यहाँ बाधित होगा। स्कूलों का भवन, पेयजल योजनाएं, तमाम लघु सिंचाई हो गई, आपका सिंचाई भी, आप तमाम जो गंगोत्री का मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये गंगा सफाई का जो अभियान चल रहा है उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है। पर्यटन के काम पे भी बहुत सारे काम यहाँ पर जो है योजनाएं बननी है और मॉनिटरिंग की भी यहाँ पर जो है वो भी बाधित हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। हम इसे किसी भी हालत में जो है लागू नहीं करने देंगे। तो इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर अब आपको राजनीतिक हलकों की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को सम्मिलित किया जाता और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचकर केंद्र सरकार को उसमें सलाह दी जाती कि आपको इको सेंसिटिव जोन में ये बदलाव लाने होंगे उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई भी योजना नहीं बनाई है और ना ही मुझे लगता है इको सेंसिटिव जोन के प्रति ये ईमानदारी से उसको लागू करने के पक्ष में है। पर्यावरण की सुरक्षा अपनी जगह पर है, लेकिन क्षेत्र का विकास अति महत्वपूर्ण है और आज पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर पलायन की समस्या बहुत बड़ा मुंह बाय आ रही है, तो यदि इस तरह की कार्रवाइयां होंगी तो बहुत बड़ा पलायन का कार्य हो जाएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अतिशीघ्र इस इको सेंसिटिव जोन का जो नोटिफिकेशन है उसे वापस ले लेना। और उत्तराखंड की तीर्थनगरी हरिद्वार में साल 2016 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। लोगों को उम्मीद है कि अर्धकुंभ के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश के घाटों की हालत भी सुधरेगी। साल 2013 में आई आपदा के बाद उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय को सबसे ज्यादा झटका लगा। यात्रियों के मन में अभी भी त्रासदी का खौफ बरकरार है, लेकिन अब सरकार की नजरें साल 2016 में होने वाले अर्धकुंभ पर हैं, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यही देखते हुए सरकार ने अर्धकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 150 करोड़ के बजट के साथ दीर्घकालीन ढांचागत योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, ताकि यात्रियों को लंबे वक्त तक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिल सके।
अर्धकुंभ वाले मामले में हमने अपने संसाधनों से 150 करोड़ रुपए की योजनाएं जो दीर्घकालिक हित में हैं हरिद्वार की, जिससे वहां कुछ ढांचागत सुविधाएं बने, उसका काम तो शुरू कर दिया है। अर्धकुंभ हो या पूर्ण कुंभ, हजारों पर्यटक हरिद्वार और ऋषिकेश का रुख करते हैं, जिनके लिए सुविधाएं जुटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर बात चाहे कैंपों की हो, खाने पीने की या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की, यही देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से 1000 करोड़ के बजट की मांग की है, ताकि मेला क्षेत्र में बेहतर तैयारियां की जा सकें। उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो हमने 1000 करोड़ रुपया मांगा है, तो केंद्र सरकार हमको कुछ पैसा दे। ये परंपरा रही है, कुंभ और अर्धकुंभ के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है, तो इस बार भी हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको समय पर पैसा मिल जाएगा। 2016 का अर्धकुंभ उत्तराखंड में नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, जहां हरिद्वार ऋषिकेश में घाटों की हालत सुधरने और गंगा के स्वच्छ होने की उम्मीद है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी बेसब्री से अर्धकुंभ का इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी ने सुशासन दिवस के तौर पर मनाया और इस मौके पर श्रीनगर में प्रदेश बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत, सांसद भुवन चंद्र खंडूरी समेत कई नेता शामिल हुए। आपको बताया कि खंडूरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देना उत्तराखंड के प्रति अटल जी का विशेष प्यार दर्शाता है। अटल जी का तो विशेष प्यार रहा है उत्तराखंड की तरफ, विशेष राज्य का दर्जा अभी हम लोगों ने अंदर बताया। हिमाचल में जहां पर के उनके बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, और वहां पर भी 8-10 साल लगे विशेष राज्य का दर्जा देने में, यहाँ को 6 महीने में मिल गया। पैकेज दिया, 10 साल के लिए विकास के लिए, कांग्रेस ने वोटा दिया। अटल जी का जो दृष्टिकोण था उत्तराखंड के ऊपर, वो था कि पिछड़ा इलाका है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छी प्रवृत्ति की, उनको मदद करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि और होती नहीं है। और अटल जी के जन्मदिन के मौके पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया। पूजन के बाद निशंक ने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए निशंक ने कार्यकर्ताओं के साथ गंगा घाट पर झाड़ू लगाकर सफाई की। अटल जी और मालवीय जी को भारत रत्न दिया जाना गौरव की बात है, ये उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी भी आज पूरे देश भर में गौरव का दिन मना रही है, और हमारी भारत सरकार आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मन था, और उन्होंने घोषणा की भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि इस दिन को, अटल जी के जन्मदिन को सुशासन के रूप में हम लोग मनाएंगे। और प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों को हड़ताल जल्द खत्म करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पटवारी हड़ताल खत्म नहीं करते तो प्रदेश में पटवारियों को हटाकर रेगुलर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पटवारी लोगों से मेरी अपील है कि इतिहास में मुझको ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय करने का मौका न दे कि हरीश रावत ने राजस्व पुलिस के जगह पे जो है रेगुलर पुलिस कर दी करके। मैं चाहता हूं ये ऐतिहासिक संस्था रेगुलर राजस्व पुलिस की बनी रहे। जब तक आपको सारी ट्रेनिंग्स नहीं हो जाती हैं और चीजें नहीं हो जाती है, वेपन देना और किसी के समकक्ष केवल काम सौंपने से अधिकार मांग लेना, वेतन मांग लेना, मैं समझता हूं वो तर्कसंगत नहीं है। और टिहरी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में आपको बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव एन रविशंकर और भारत सरकार के शहरी विकास सचिव शंकर अग्रवाल टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में टिहरी को स्मार्ट सिटी बनाने पर रणनीति तैयार की गई। बता दें आपको कि उत्तराखंड के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, जिसमें टिहरी के अलावा देहरादून, गैरसैंण और हल्द्वानी शामिल है। झील के इस सुंदरमय वातावरण के पृष्ठभूमि में किस प्रकार नई टिहरी को लेकर के झील के इर्द गिर्द में हम एक स्मार्ट सिटी को विकसित कर सकते हैं, इसी के विषय पर आपसे विचार विमर्श हुआ है। अभी केंद्र सरकार के स्तर से परिपक्व होना
अवशेष है और हम समझते हैं कि नव वर्ष में हमें मार्ग निर्देशन, दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा। अब बात क्रिसमस की करें तो उत्तराखंड में भी क्रिसमस की धूम है। गिरजाघर रोशनी में नहाए हुए हैं, वहीं बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रभु यीशु के दर्शन करने पहुंचे और देहरादून में क्रिसमस की रौनक का जायजा लिया हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। पूरा देश क्रिसमस के जश्न में डूबा है और देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी में भी क्रिसमस के इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु प्रभु यीशु जी के सम्मुख कैंडल जला करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और इस प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए यहाँ पर दुआ कर रहे हैं। तमाम मन्नतें लेकर के श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। समाज का हर तबका यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु आशीर्वाद देने की मुद्रा में यहाँ नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम श्रद्धालु आप देख सकते हैं शाम का वक्त है, अंधेरे का समय, इसलिए बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जरूर हम दिखा सकते हैं कि ये जो चर्च है सेंट मैरी कॉन्वेंट चर्च है, ये इस पूरे की पूरी राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा चर्च है और श्रद्धालु यहाँ पर लाइन लगा करके प्रभु यीशु को नमन करने के लिए जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं।